सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे विविधता और समावेश पर। विविधता और समावेश दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके एकीकरण से हम एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। विविधता को हम सभी को स्वीकारना चाहिए और समावेश को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम समाज के लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। मैं जपना चौहान हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की ग्राम पंचायत हजून के छोटे से गांव किलोधार की रहने वाली हूँ। मेरा जब जन्म हुआ तो मेरा परिवार बेहद गरीब परिवार था। मेरे पापा 88+ हैं, क्योंकि जो मेरी स्टेप मदर थी उनके कोई बच्चे नहीं हुए थे, तो उन्होंने मेरी मम्मा को लाया, तो उनके 3 बच्चे हुए, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ। 2 महीने पहले मेरी माँ हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर अनंत दिया था कि वो चलेगी। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो स्थानीय पाठशाला किलोधार में हुई है, गांव के स्कूल में हुई है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे समाज के जो लोग हमारे आसपास रहते हैं उन सबसे एक ही ताना सुनने को मिलता था। मेरे पापा का नाम श्री हरिया है। लोग ये कहते थे कि इनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और जो मेरे भाई हैं वो बचपन से ये अपंग है, उनकी आंखों में बहुत कम दिखता है। तो लोग ये कहते थे कि हरिया की 2 बेटियां हैं, ये असो बेटा चली जाएगी और बेटा है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के खेतों में काम करते थे। जब मम्मी पापा मनरेगा पे नहीं जा पाते थे तो मैंने उनके बदले भी मनरेगा में काम किया था। जैसे ही मेरी स्कूली शिक्षा पूरी होती है, समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के ठेकेदार बने होते हैं और समाज के ठेकेदार बने होते हैं, क्योंकि जो हमारा गांव है, आसपास का एरिया है, वहाँ बहुत सी कम लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए भेजा जाता था। तो जैसे ही मैंने 12वीं की पढ़ाई पूरी की तो मैंने अपने पापा से जिद करी कि पापा मुझे कॉलेज में पढ़ना है, क्योंकि मैं पहले से सोचती थी कि मैं समाज में कुछ अलग और हटकर करना चाहती हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे ये बोला कि तुम कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि हम उस लायक नहीं है, हम पढ़ा नहीं सकते। तो मैंने पापा को ये बोला कि जो मनरेगा में मैंने काम किया है उन पैसों से मेरी एडमिशन करवा दीजिए आप, और उसके बाद मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगती। जैसे कैसे मेरे पापा ने मेरी एडमिशन करवा दी। एडमिशन हो जाने के बाद मुझे कई मीलों लगभग 18 किलोमीटर रोज एक साइड में घर पैदल आती थी। तो उसके बाद जैसे धीरे धीरे वहाँ जैसे हम कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो मेरी एक मुलाकात जिला मुख्यालय के एक पत्रकार श्री यादव जी से होती गई। तो मैंने उनसे बातचीत की एक दिन, तो उन्होंने मुझे मेरी जो पढ़ाई हुई उसमें मदद करी, साथ ही उन्होंने मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में लाया। पत्रकार बनने के बाद जैसे जैसे मैं पत्रकार बनी तो मुझे जो समाज के मुद्दे थे, खासकर मैं अपने गाँव की जितनी भी समस्याएं थी उनको उठाती थी। छोटी छोटी समस्या होती गाँव की, पानी है, बिजली, वो सब उठाती थी और जिला प्रशासन और सरकार तक पहुंच जाती थी। तो धीरे धीरे मेरे गांव के लोग भी मुझे समझने लगे कि जबना जैसे ही कॉलेज गई और उसके बाद इसने पत्रकारिता में अपना क्षेत्र, अपना पैर रख लिया और उसमें काम करने लगे, अलग सी पहचान बनने लगी। बात 2015 की है, नवंबर और दिसंबर, मुझे अच्छे से याद है, सर्दियों के दिन थे। तो जो वहाँ की उपायुक्त थी श्री संदीप कदम जी, उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी पंचायती राज इलेक्शन आने वाले हैं, तो तुमने क्या सोचा है। जो उनकी मदद है वो मुझे अपनी बेटी मानती है, उनके साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि अभी तो मेरी उम्र कितनी हुई है, 20 कंप्लीट, 21 में लगे हैं, तो मुझे कौन सरपंच बनाएगा। फिर धीरे धीरे गाँव के लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि तुम चुनाव लड़को। मैंने कहा नहीं, ये सब तो नहीं हो सकता। मुझे लगा कि शायद ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। जैसे ही हमने नॉमिनेशन फाइल किया पंचायत में, तो मेरे परिवार वालों ने मुझे बिगाड़ दिया। मेरे साथ मेरे जिया ताया जी की बहू खड़ी होंगी, जिया चाची जी की बहू खड़ी होंगे। तो लोग यही कहते थे कि तुम एक ही परिवार के 3 लोग सामने आ गए, तो तुम किसको चुने। फिर वहाँ की जनता ने मुझे अपना समर्थन दिया, उन लोगों ने मुझे सरपंच बनाया और देश की सबसे कम उम्र की प्रधान बना दिया।
मेरे मन में पहले से ही विविधता और समावेश को लेकर चाहत थी और एक समृद्ध समाज के निर्माण की जो नींव थी उसमें रखने में मैं चाहती थी कि मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान रहे। जैसे मैं सरपंच बन गई और उसके बाद उपायुक्त महोदय जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि मनरेगा के काम तो सभी प्रधान करते हैं, तुम कुछ अलग और हटके करना। उन सब बातों को मैंने अपने ध्यान में रखा। उसके बाद हमने सबसे पहले अपनी पंचायत को स्वच्छ बनाने का सोचा कि क्यों ना हम अपनी पंचायत को सबसे पहले स्वच्छ बनाएं, जिसके लिए हम सब ने मेहनत करी। हर घर में 2 डस्टबिन रखवाए, ड्रेनें बनाई, शोकपिट बनाए और पूरी पंचायत को 1 साल के अंदर हमने स्वच्छ बना दिया। स्वच्छ बनाने के बाद जो हमारे वहाँ पे सरकार थी, स्वर्गीय बीरभद्र सिंह की सरकार थी, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। हमारे पंचायत को स्वच्छता में फर्स्ट आने पर सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने मुझे बेस्ट प्रधान का अवार्ड दिया। सबसे बड़ी जो चुनौती थी हमारे पंचायत की या जो पहाड़ी क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वहाँ पे नशा चलता है, खासकर शराब। तो मैंने यही बोला लोगों को, जो हमारे महिला मंडल थे, सबसे पहले महिला मंडलों के साथ हमने मीटिंग कर, हमने महिला मंडलों को बोला कि क्यों ना हम अपनी पंचायत को शामिल करें और हमारे जो पंचायत में जो आने वाली पीढ़ी है वो इस ओर ना जाए, क्योंकि हमारा जो समाज है वो धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर ज्यादा ध्यान दे रही है। हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में चिट्टा भी बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। गाँव में भी चिट्टा पहुंच चुका है। तो जैसे हमने अपनी पंचायत में महिला मंडलों के साथ बात की, युवक मंडल के साथ, व्यापार मंडल और स्कूली बच्चों के साथ, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मदद करनी पड़ी। और एक दिन वह आता है जिसमें हमने एक विशेष जनरल हाउस बनाया और विशेष जनरल हाउस में यह तय किया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नशा नहीं करेगा। अगर कोई नशा करता हुआ पाया गया तो उसको हम 5,000 जुर्माना लगाएंगे। अगर शादी, विवाह, फंक्शन कहीं में भी किसी ने भी कोई नशीली चीजों का सेवन करवाया या कुछ भी किया तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसे जनरल लॉस पास होता है तो उसके बाद पिछले 3-4 महीनों तक बहुत कुछ झेलने के लिए मिला। अगर हमारे समाज में अच्छे लोग हैं तो वही बुरे लोग ही हैं। जो बुरे लोग हैं उन्होंने विरोध करना शुरू किया, यहाँ तक मुझे जान से मारने की गई। मैंने उन लोगों से एक ही बात कही, मैंने कहा तुम लोग मुझे तो मार दोगे, लेकिन जो हमने कानून बना दिया, जो हमने प्रस्ताव पारित कर दिया वो तो पास हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं अकेली जबना हूँ, मेरे जैसे बहुत सी जबना इस भारत वर्ष में है जो समाज के खिलाफ, नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हमने उन लोगों को समझाया, लोगों ने समझना तय किया और आज की तारीख में हमारी पंचायत में कोई भी आदमी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी नशा नहीं कर सकता है। पंचायत के साथ साथ हमने अपनी पंचायत में बहुत सारे और भी काम किए, जैसे बेटी होने पे हमने 11 पौधे लगाना शुरू किया ताकि जो हमारी बेटियों की संख्या कम होती जाती है उसमें हम और कुछ अलग से करें ताकि हमारी बेटियां हैं ज्यादा से ज्यादा इनकी संख्या बढ़ सकेगी। इसके लिए जो हमारे वहाँ के राज्यपाल थे शराबबंदी के लिए आचार्य देवव्रत जी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने भी सम्मानित किया। एक दिन मुझे कॉल आता है अक्षय कुमार जी के ऑफिस से। अक्षय कुमार जी खुद मुझसे बात करते हैं और जैसे ही वो बात करते हैं कि जबला जी हम चाहते हैं कि आप जो हमारी बायोपिक कथा है, फिल्म है, आप उसकी प्रमोशन करें। तो मुझे लगा कि वो शायद कोई 6 कॉल होगा, तो मैंने कहा हाँ से हाँ भी आ गई। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं कर दूँगी, कोई बात नहीं। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि क्या सच में हो सकता है अक्षय कुमार जी को कॉल आया, क्योंकि मैं फिल्मों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हमारे घर में टीवी नहीं था तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ एक जो मैंने फिल्म है उनके बारे में पढ़ा भी है और सुना भी है। जब मैंने बैक कॉल किया तो उनके ऑफिस से एक लड़की सोनू हाथी है और कहती है, मैंने कहा ऐसे कौन है? कहते हैं हाँ अक्षय कुमार जी ने आपसे बात करके और वो चाहते हैं कि जो उनकी फिल्म है उसकी आप प्रमोशन करें। फिर उसके बाद हमने गुड़गांव में उनकी फिल्म की प्रमोशन करी।
साथ में हमने बताया कि अपनी पंचायत को कैसे स्वच्छ बनाया और कैसे हमने शराबबंदी करी। साथ ही मुझे देश की बहुत सारी अभिनेत्रियां तनुश्री दत्ता, रानी मुखर्जी, ललिता दास जी और हमारी महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा जी के साथ साझा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ और उन लोगों को हमने बताया कि हम लोग कैसे अपने समाज में, अपनी पंचायत में काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने एक संदेश एनजीओ चलाया ओरिजिनल फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम महिला सशक्तिकरण, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, साथ ही हम नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं। एनजीओ का मेन मकसद ये है क्योंकि हमारे जो हिमाचल में बहुत सी लड़कियों के अंदर बहुत सारा टैलेंट है, हम चाहते हैं कि वो लड़कियां आगे बढ़े, वो बढ़े। जिस दौर से मैं गुजरी, मैं चाहती हूँ कि वो लड़कियां उस दौर से ना गुजरे। हाल ही में मेरी माँ 12 अप्रैल की बात है कि गाँव के परिवार ने मेरी माँ के ऊपर तेज हथियार से वार कर दिया और ढंग से नीचे फेंक दिया। यह कहती कि वो अपने आधान से गिरी और वो गिरी। हम लोग 6 महीने तक पुलिस से बात करते हुए कि आप धारा 307 लगाए, लेकिन पुलिस ने उसमें कोई अच्छे से कार्रवाई नहीं की। उनकी कार्यप्रणाली हमेशा नेगेटिव रही। उन्होंने जो दोषी थे उनको बचाने के लिए दिन हाजिर नहीं करी। 15 अक्टूबर 2024 की जब मेरी माँ की डेथ होगी तो पुलिस को मजबूरन धारा 302 लगानी पड़ी। फिर भी पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में नहीं लिया। क्या होता है कि जिन लोगों ने मेरी माँ को मारा था उन लोगों ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई और जैसे फैसला होना था तो अदालत ने उन लोगों की अर्जी को खारिज कर दिया और मजबूरन पुलिस को उन लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। आज वो लोग सलाखों के पीछे हैं। अगर इस समाज में अच्छे हो गए, वही बुरे लोग हैं। हम सभी को ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों का डटकर विरोध भी करना चाहिए ताकि हम एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर सके, एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सके। ऐसे लोग विविधता में समावेश लाने में तरक्की खोलने का प्रयास करते हैं, समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग देश के लिए कलंक होते हैं और देश की तरक्की रोकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो भी अपना यहाँ पर अनुभव साझा किया आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर फिर भी मुझसे कोई कमी रहेगी हम भी हमें क्षमा चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।